हेलो स्टूडेंट्स। बढ़ते पॉल्यूशन से हम सब वाकिफ हैं। यानी हमें पता है कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं और हमारे जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, इन सभी से पॉल्यूशन एमिट होता है। बट क्या सिर्फ ये एक्टिविटीज से ही पॉल्यूशन होता है या इसका कोई और एंगल भी है? डेफिनेटली इसके और भी रीजन हो सकते हैं। यानी इन सब चीजों को प्रमोट करने वाली एक ऐसी यानी चीज हो सकती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा एमिट होता है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी को। यानी सब्सिडी एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज या डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे ये पता चलता है कि वहां की कंट्रीज कितना ज्यादा अपने सिटीजन्स और कितना ज्यादा अपनी कंपनीज को लेके सीरियस है। बट साथ ही साथ इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ता है और पॉल्यूशन बढ़ने से जो इसका इंपैक्ट है वो डायरेक्टली मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में पुअर पीपल हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। डेवलप्ड नेशंस की अगर माने तो ये जो इंडस्ट्रीज ये इस तरीके से कंसेशन दिया जा रहा है वो एक एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है जिससे हमारे जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। बट रियलिटी में क्या ऐसा है? रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के जो कंसेशंस दिए जाते हैं उसके अंदर में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है। अदरवाइज जो सब्सिडी किसी भले काम के लिए दी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए दी जा रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए दी जा रही है, वो एक रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और इससे पॉल्यूशन बढ़ सकता है। अभी एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो ये जो सब्सिडीज हैं एक बैलेंस बनाने की जरूरत है इनके अंदर। अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज है अपनी सब्सिडीज को प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं देंगी, प्रॉपर सजेस्ट यानी जो हमारी रिकमेंडेशन कमेटीज होती हैं उनके बेसिस पे अगर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके और पूरा रिसर्च सब कुछ करने के बाद नहीं देती हैं तो डेफिनेटली ये इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। आइए इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सब्सिडीज का हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। क्या हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करेंगे सिर्फ अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या इसके पीछे और भी कुछ एंगल है? Why countries struggle to eliminate to fossil fuel subsidies? यानी जो कंट्रीज हैं सब्सिडीज क्यों नहीं छोड़ पा रही हैं, क्यों नहीं सब्सिडीज को खत्म कर पा रही हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इंडिया में अगर आप 1 टन कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी आप प्रोड्यूसर कंपनी है या फिर माइनिंग कंपनी है, तो उस केस में आपको पर टन 400 रुपीज देना पड़ता है। ऐसे ही सेम हमारे ऑयल के ऊपर में बहुत सारा टैक्सेस लगते हैं। जो पेट्रोल डीजल हमें मिलता है उसके ऊपर बहुत सारा टैक्सेस लगते हैं। यानी अगर हमारा ऑयल का प्राइस 10 रुपए है तो लगभग उस पर 40 से 50 रुपए का उसके ऊपर में टैक्स लग जाएगा और किसी किसी साल में इससे भी ज्यादा टैक्स लग जाता है। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है, कम से कम सब्सिडी इन कंपनीज को प्रोवाइड करती है। वहीं पे कुछ डेवलप्ड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूएसए हैं, ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी सब्सिडीज को और बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे ये पॉल्यूशन और एनकरेज होता है। कंपनीज और एनकरेज होती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूज करता है उन कंपोनेंट्स को, उन मशीन्स को, फॉसिल फ्यूल को, और इनडायरेक्टली इसमें पॉल्यूशन बढ़ता है, कार्बन फुटप्रिंट इसमें बढ़ जाता है। तो आज ये जो कंपनीज हैं बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं अपने सब्सिडीज को लेके कि किस तरीके से ये सब्सिडी को कंट्रोल में लाया जाए। यानी हमें सब्सिडी खत्म भी नहीं करनी है लेकिन इसको बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए। अनलेस केयरफुली डिजाइन सब्सिडी रिडक्शन कैन फोर्स लो इनकम हाउसहोल्ड टू स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम और एनर्जी। उदाहरण के तौर पे अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो हमारे घर में जो यूज होता है एलपीजी सिलेंडर वो कुछ 1000 रुपए का होता है, लेकिन इंडिया में 800 रुपए से लेकर 900 रुपए के आसपास में ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यानी अगर इंडिया के अंदर में आप कोई सिलेंडर लेते हैं 14.2 केजी वाला सिलेंडर जो नॉर्मली डोमेस्टिक यूज होता है, वो सिलेंडर लगभग 800 से लेकर 900, किसी किसी स्टेट में 1000 के आसपास है, लेकिन उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो कुछ 1000 रुपए होता है।
जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उन कंपनीज को, उदाहरण के तौर पे इंडियन इन कंपनीज को ये इतना पैसा देती है, यानी सिर्फ कंज्यूमर उसमें से 800 रुपए देगा, और मान लीजिए अगर ये 4000 रुपए का है तो 3200 रुपीज गवर्नमेंट देगी उस पर्टिकुलर कंपनी को, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर इसको यूज कर पाए और एक जो बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल भी कर पाए। ये एक अच्छी बात हुई। लेकिन अगर ऐसा कोई फॉसिल फ्यूल के ऊपर में इस तरह से अगर सब्सिडी दी जाएगी तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। यानी सब्सिडी रिडक्शन करना यानी भी जरूरी है और सब्सिडी देना भी जरूरी है, दोनों के अंदर में बैलेंस भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जनरल देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल लगभग 2 से 3% अपना जो पैसा है वो सब्सिडी के ऊपर में खर्च कर देती है अपने यूनियन बजट के। अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो जितना हमारा टोटल बजट होता है उससे उसमें 2 से 3% हमारी सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सब्सिडी रिडक्शन कैन फोर्स लो इनकम हाउस होल्ड, यानी अगर सब्सिडी को कम कर दिया गया, उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको एलपीजी सिलेंडर का, तो अगर वो सपोज कीजिए जस्ट एग्जांपल 4000 रुपए का अगर आपको पे करना पड़े तो डेफिनेटली जो लो इनकम कंट्रीज है उनके कंज्यूमर्स है, सिटीजन्स है, उनको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होने वाले कोल के ऊपर में अगर सब्सिडी बहुत ज्यादा कम कर दे तो उस केस में पावर प्लांट को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वो जो इंपैक्ट है डायरेक्टली उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो लो इनकम जो फैमिलीज है वो उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी के टाइम पे 6 रुपए से लेकर 9 रुपए पर यूनिट हमें कॉस्ट देना होता है जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अगर ये सब्सिडी और ये सब चीजें कोल के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर नहीं दी गई तो यही कॉस्ट 6 रुपए से बढ़ के अगर 10 रुपए हो जाएगी तो ओवरऑल इंडिया में इन्फ्लेशन आ सकता है, हमारी पॉकेट से ज्यादा पैसा जाएगा जो कि नेगेटिव होगा हमारे कंज्यूमर्स के लिए, बट इससे हमारा पॉल्यूशन कम होता है। तो इन दोनों के अंदर में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट ये दोनों एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इकोनॉमी को अगर आप बढ़ाएंगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा, वहीं पे अगर आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी हमारी घटेगी। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए इस चीज को और आगे देखते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस थी 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है, और जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज होते हैं उसमें 1 ईयर का जो लाइव जो फाउंडेशन कोर्स है ऑनलाइन कोर्स उसमें 99,999 फीस थी, उसको हम जस्ट 49,999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे। PYQ से लेकर हमारे जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको और एसए पेपर प्लस में इसके अंदर में CSET, GS सेक्शन और जो जितने भी हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सारा मटेरियल है वो सब चहल एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बात करते हैं टॉपिक की, तो फर्दर अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया के अंदर में जो अंबानी ग्रुप्स हैं और भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मेन अंबानी ग्रुप जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है। फिलहाल के लिए हम KG9, KG16, KG17 जो यूनिट्स है हमारी कृष्णा गोदावरी बेसिन में वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लगभग हम 8 से 14 लाख करोड़ के आसपास हर साल ऑयल इंपोर्ट करने में लगा देते हैं। ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अंबानी यानी जो हमारी जो कंपनीज होंगी उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ऑयल का प्राइस है वो कम हो जाता है। दो फॉसिल फ्यूल आर द मेन ड्राइवर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, येट गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू हेवीली सब्सिडाइज देम। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा लेवल पे सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं और उससे हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। इंडिया नो डाउट इसके अंदर में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी इंडिया में बहुत ज्यादा सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड दी जाती है, लेकिन अगर वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में देखें, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में देखें
तो वो बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल से अगर समझिए, मान लीजिए कि अगर इंडिया के अंदर में आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंडर यानी नोटिफिकेशन आएगा कि हम इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहां पे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई भी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकती है। यानी यहां पे टेंडर रिलीज होता है, जो सबसे कम अमाउंट एक तरीके से बिड करेगा उसको वो टेंडर मिल जाता है। ये हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर में होता है। और उदाहरण के तौर पे इस कंपनी के अंदर में 10,000 एम्प्लॉय हैं। वहीं पे अगर हम यूएस के अंदर देखेंगे तो यूएस के अंदर में इस तरीके से एक या दो कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। यूएस के अंदर में तकरीबन 12,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं। और यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मैकेनिज्म होता है, यानी कंपनी खुद जाके गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के पास जाती है और उनसे बोलती है कि हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन में ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, हमें परमिशन दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को अगर लगता है कि ये सही है, इससे हमें फायदा होगा और एनवायरमेंटल ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो उसमें वो परमिशन ग्रांट कर देती है। तो मानिए कि इंडिया के अंदर में 2-3 कंपनी और यूएस के अंदर में 12, 14, 15,000 कंपनी जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ये जो कंपनीज है, इन सभी कंपनीज को अलग अलग लेवल पे सब्सिडी मिलती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ सब्सिडी की भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है यहां पे यूएस की क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इन सभी कंपनीज को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे रहा है। सबसे बड़ा रीजन है यूएसए का कि वो अपने एक तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है, यानी इनडायरेक्टली हम बोल सके तो जॉब्स प्रोवाइड करनी है। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो इनको जनरेट करना है, उनका कहना है कि हम सब्सिडी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके इन कंपनीज के अंदर में। तो उनका रीजन यानी एक मतलब बोला जाए तो इकोनॉमिकली वो रीजन सही है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सिर्फ यही एक तरीका है? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? यहां पे सब्सिडी देना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज, यानी इसकी तरह की जो दूसरी कंट्रीज हैं वो क्यों इतनी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हैं, एक बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक ही तरीका नहीं हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें, डिस्पाइट प्रोमिसेस टू रिड्यूस सब्सिडीज फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी हर कंट्री ऐसा बोलती है कि हम अपनी सब्सिडी को कम कर देंगे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल रिमेन इन एक्सपेंसिव, यानी फॉसिल फ्यूल उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे इंडिया में अगर हम देखें तो एक्चुअली में जो प्राइस है इसका वो लगभग 10 से 12 रुपए पर लीटर हमारा पेट्रोल है, जो हम एक तरीके से कंज्यूमर को प्रोवाइड यानी जो यूजर है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगभग 94 रुपीज से लेकर 101 तक देने पड़ते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में पर लीटर ऑफ फ्यूल, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें जो प्राइस में वो है हमारे टैक्सेस का, यानी वो टैक्सेस हम लिवाई करते हैं, ये टैक्सेस इनके ऊपर होता है जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। यानी लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर में आज भी जो ऑयल है, उदाहरण के तौर पे अगर वेनेजुएला को लें तो यहां पे सिर्फ 0.02 यूएसडी पर लीटर, इतने में 1 लीटर आपको ऑयल मिल जाएगा। ऐसे ही यूएसए के अंदर में भी कंपैरेटिवली ऑयल का प्राइस जो है कम है। इंडिया के अंदर में प्राइस ज्यादा है जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस होता है, बट डेफिनेटली हमारी पॉकेट से ज्यादा पैसा जाता है। लेकिन किस कॉस्ट पे जा रहा है? डेफिनेटली वो एक नोबल कॉज है, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए हम इतना पैसा दे सकते हैं। फॉसिल फ्यूल रिमेन इन एक्सपेंसिव लीडिंग टू राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, इससे बढ़ती जा रही हैं, एनवायरमेंटल हार्म्स इससे बढ़ते जा रहे हैं, और जो ऑयल कंपनीज हैं कुछ कंट्रीज के अंदर में बहुत ज्यादा सब्सिडी लेके प्रॉफिट भी ले रही हैं। दूसरी अगर हम बात करें, सब्सिडी एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या तो इंडस्ट्री को या किसी एंटिटी को, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में उसका पैसा आ जाता है, डायरेक्टली सब्सिडी दी जाती है। सम सब्सिडीज आर ऑब्वियस लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे कि इंडिया के अंदर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
तो वो भी एक तरह की हम सब्सिडी कैटेगरी में ले रहे हैं। वहां पे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, और फार्मर्स को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से संजीवनी स्कीम के थ्रू फर्टिलाइजर के अंदर में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। बट ये एक जरूरी सब्सिडी है, अदरवाइज इंडिया के फार्मर्स इतना कैपेबल नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स वो खरीद सके। डेफिनेटली यहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत है, लेकिन क्या हर चीज में इसकी जरूरत है? व्हाइल अदर आर इनडायरेक्ट लाइक रिलैक्स्ड रेगुलेशंस और टैक्स ब्रेक, कहीं पे टैक्स के अंदर में छूट मिल जाना, कहीं पे रेगुलेशन जो है वो रिलैक्स कर देना, ये भी एक सब्सिडी का टाइप है। यानी उदाहरण के तौर पे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेटेंट, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पहले के टाइम पे हमें लगभग 78 फॉर्म्स भरने पड़ते थे पेटेंट राइट के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो, यानी सेपरेट 78 फॉर्म्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से आज उसको 7 से 8 फॉर्म कर दिया गया है। यानी एक तरीके से ये भी एक तरह का रिलैक्सेशन है, जिससे ज्यादा पेटेंट राइट रजिस्टर होंगे। इसी तरह के जो हमारे रिलैक्स्ड रेगुलेशंस की जाती हैं, कई बार जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करने वाली जो कंपनीज हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इस तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। उस कंडीशन में एनवायरमेंटल हार्म फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अ सब्सिडी। हम इसको भी एक सब्सिडी ही मान के चल रहे हैं। जो भी एनवायरमेंटल हार्म पहुंच रहा है, जैसे सब्सिडी इकोनॉमी को हार्म है, वैसे ही एनवायरमेंटल को जो हार्म है वो भी एक सब्सिडी के फॉर्म में ही हमारे यहाँ पे इसको कंसीडर किया जा रहा है। बात करें ये सब्सिडी देना क्या जरूरी है, डेफिनेटली एक तो रीजन इसका हम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। गवर्नमेंट यूज सब्सिडीज फॉर पॉलिटिकल गेन एंड प्रैक्टिकल पर्पस, यानी दोनों तरीके से हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल पर्पस भी हो सकता है। पॉलिटिकल सिंपल हम बात कर सकते हैं, वोट बैंक को गेन करने के लिए भी हो सकता है यहां पे। और दूसरा रीजन हो सकता है सब्सिडीज कैन बूस्ट emerging industries like electric vehicles, businesses, जो स्ट्रगलिंग सेक्टर्स है उनको बूस्ट अप करने के लिए, और जो हमारा जो ऑटो बेल आउट हुआ था 2008 के रिसेशन में, उसको एक तरीके से बूस्ट अप करने के लिए। 2008 में आप जानते हैं कि जो लेमन ब्रदर है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था यूएस के अंदर में, जहां पे उनका जो एनपीए लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो लेमन ब्रदर के अंदर में लगभग 700 बैंक आते थे, वो बैंक भी धीरे धीरे करके कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट 2009 में और 10 में यहां इंडिया में भी पड़ा। तो उस टाइम पे जो इंडिया में कंपनीज एक तरीके से बंद हो गई थी, या सेक्टर जो है बहुत एक तरीके से डिमोरलाइज हो गए थे, कम हो गए थे, उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनकी मोरालिटी को और बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए भी कई बार जैसे पब्लिक जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यहाँ पे इंटरवेंशन स्कीम्स लगाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये दोबारा से इस चीज को स्टार्ट कर सके। हमारे यहाँ पे सोलर पैनल्स के ऊपर में सब्सिडीज दी जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में सब्सिडीज दी जाती है, और जो दूसरे स्ट्रगलिंग सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पे एक नोबेल कॉज है, एक अच्छा काम है, जिस वजह से हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जो सब्सिडी है वो एक अच्छे काम के लिए नहीं लगती है, कई बार ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को और ज्यादा प्रमोट भी करती है। दूसरी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, जैसे सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सेट फ्यूल प्राइस टू लोएस्ट जो पॉसिबल है, यानी सिटीजन्स ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यूज करें। वो एक तरीके से आप जानते होंगे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई में दुबई हो गया, ये अपनी इंडस्ट्रीज हैं और इन सबको धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये एक डेजर्ट रीजन है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, दूसरे सेक्टर डेवलप नहीं हो सकते, जिसकी वजह से दुबई अगर हम स्पेशली बात करें तो दुबई ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी जो लैंड का प्राइस है उसमें बहुत कम रख दिया है। शाहरुख खान जैसे लोगों को यहाँ पे, हमारे जो एक्टर हैं, इनको एम्बेसडर की फॉर्म में लिया हुआ है, ताकि वो वहां पे एक प्रमोट कर सकें। सऊदी अरेबिया और दुबई जैसी कंट्रीज ये इस तरह के काम कर रही हैं, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि सब पूरे वर्ल्ड को पता है कि लगभग 100-125 साल बाद इन सभी के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लैंड जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज को चाहिए कि कोई दूसरा सेक्टर इकोनॉमी का जनरेट करें,
जिससे वो अपनी इकोनॉमी रेस कर सकते हैं। तो टूरिज्म से अच्छा कोई सेक्टर नहीं हो सकता। जिस तरीके से लंदन है ब्रिटेन के अंदर में, लंदन की इकोनॉमी ज्यादातर जो है 60% के आसपास वो टूरिज्म से चलती है, बिल्कुल ऐसे ही अब ये टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप किए जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट को कम कर दिया गया है और यहाँ पे जो लैंड के प्राइस हैं, फ्लैट्स के जो रियल एस्टेट है वो सस्ता कर दिया गया है, वहां के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इन सबको सस्ता कर दिया गया है। तो इस तरह के प्लान्स गवर्नमेंट लेकर आती है क्योंकि फ्यूचर भी उनको देखना होता है, फ्यूचर में भी इकोनॉमी रेस करनी होती है। इसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो अपने लोअर कोस्ट पे सिटीजन्स को बहुत लोअर कोस्ट पे ये फ्यूल प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन कंट्रीज के अंदर में आए और यहां पे अपने बिजनेसेस को लेकर आए और यहां पे सारा कुछ सेटअप करें। यानी अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के अंदर में या फिर यूएई दुबई के अंदर में, तो वहां पे अगर आप वाटर लेने के लिए जाएंगे तो पानी की जो वैल्यू है वहां पे बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस जो है जो कंज्यूमर लेगा वो बहुत कम। यानी अगर 1 लीटर यहां पे 20 रुपीज का मिलता है इंडिया में, तो वहां पे 1 लीटर जो वाटर है वो आपको 2 रुपीज में, 1 रुपीज में, और कोई कोई वाटर जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो 3 या 4 रुपए में पर लीटर मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, गवर्नमेंट ऑफ यूएई को बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अगर वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका प्राइस बहुत ज्यादा रख देंगे तो कोई भी उनकी कंट्री में नहीं जाएगा। तो माइग्रेशंस को बढ़ाने के लिए, इमिग्रेशंस को बढ़ाने के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पानी के प्राइस को कम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक तरह की सब्सिडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर के ऊपर में, जिससे और ज्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। फिलहाल हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया कंपेंसेट स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनीज फॉर कैप्ड एनर्जी प्राइसेस। यानी इंडोनेशिया ने तो अपनी कंपनीज को ही बोल दिया है कि किसी भी तरीके से जो ये प्राइसिंग है वो बढ़ना नहीं चाहिए। यानी आप एनर्जी कंपनीज, उदाहरण के तौर पे इंडिया में जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो हर साल लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपीस का लॉस बियर करती हैं, जिसमें अनिल अंबानी की भी कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था पिछले 4 या 5 साल के अंदर में। उसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि आप लोग इन डिस्कॉम कंपनीज का जो भी लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कीजिए। फिर बैंक्स के थ्रू ये एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है पैसा, जो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ता चला जाता है। यूएस के अंदर में भी सेम ऑयल कंपनीज को, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं ऑयल कंपनीज को। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अब इंडिया भी अडॉप्ट किया है कुछ साल से, यानी हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसके अंदर में अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको करना पड़ेगा, ताकि बहुत सारे प्लेयर्स एक पर्टिकुलर चीज के लिए आ पाए, यहाँ पे मोनोपोली ना चल पाए, यहाँ पे हम धीरे धीरे उस चीज को एक्सपेंड कर पाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, लेकिन किस कॉस्ट पे ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो 3 तरह की अगर हम सब्सिडीज के अंदर में देखें, एक्सप्लिसिट सब्सिडी, प्रोड्यूसर सब्सिडी और इम्प्लिसिट सब्सिडी। सिंपल फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, एक्सप्लिसिट सब्सिडी वो सब्सिडी है जब एक गरीब फार्मर, एग्जांपल के तौर पे फार्मर जब फर्टिलाइजर को खरीदता है, अगर वो 500 रुपए पर पैकेट है तो उसको सिर्फ वो 100 रुपए का पैकेट पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 400 रुपए की, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ सब्सिडी। प्रोड्यूसर सब्सिडी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है वो यूजर को कम प्राइस का दे रहा है और वहां पे गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, यानी कंपनीज का कोई लॉस नहीं होगा। इम्प्लिसिट सब्सिडी का मतलब है किसी टैक्स के अंदर में रिबेट दे देना, किसी इंटरवेंशन स्कीम के अंदर में उसको ले आना, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है उसको कम कर देना या माफ कर देना। दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट सब्सिडी। इन तीनों सब्सिडीज में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सब्सिडी जो कंट्रीज देती है, और स्पेशली 2022 के डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो इम्प्लिसिट सब्सिडी जो है वो हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है। जो प्रोड्यूसर सब्सिडी है मतलब आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की रही है, वहीं पे जो एक्सप्लिसिट सब्सिडी है वो भी बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसपे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है दैट इज इम्प्लिसिट सब्सिडी।
उसके बाद एक्सप्लिसिट सब्सिडी और थर्ड नंबर पे आती है हमारी प्रोड्यूसर सब्सिडी। टोटल 7.2% जीडीपी का चला जाता है इन सब्सिडीज के अंदर में, अगर हम पास्ट के डेटा 2020 को देखें अकॉर्डिंग टू आईएमएफ डेटा। फर्दर अगर हम बात करें तो ऑयल के प्राइस वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के अंदर में अलग अलग हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से। ईरान, लीबिया और वेनेजुएला में गैसोलीन यानी पेट्रोल का जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा सब्सिडाइज्ड है कि सिर्फ 10 सेंट में 1 गैलन आपको मिल जाएगा, यानी 10 सेंट के अंदर में 3.75 लीटर ऑयल आप ले सकते हैं। यानी अगर इसको हम एक अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम देखें तो $0.02 आपको सिर्फ पे करने पड़ रहे हैं पर लीटर ऑफ फ्यूल। इन कॉन्ट्रास्ट प्राइस एक्सीड $7 इन कंट्रीज लाइक हांगकांग ने लेकिन अपने प्राइस को बढ़ा दिया है, नीदरलैंड ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया है, फ्यूल टैक्सेस को बढ़ा दिया है और सब्सिडीज को कम कर दिया है ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। फर्दर अगर हम बात करें हाउ गैस प्राइस कंपेयर अमंग कंट्रीज, यानी जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है और टैक्स प्ले बिग रोल इन द कंट्रीज गैसोलीन, यानी जो फॉसिल फ्यूल के अंदर में और गैसोलीन के अंदर में सब्सिडी दी जाती है। अगर हम यहां पे बात करें टोटल जो प्राइसेस है ईरान के अंदर और हम हांगकांग से कंपेयर अगर इसको करें तो $US पर गैलन हमें कितना पड़ता है, ईरान के अंदर में $0.11 का पर गैलन हमें फ्यूल मिल जाता है। वहीं पे हांगकांग में आप देख पा रहे हैं यहां पे $12.54 आपको पर गैलन आपको देना पड़ेगा उसी सेम फ्यूल के लिए। लीबिया में ये 0.12 है, वेनेजुएला में 0.13 है, नाइजीरिया में 1.78 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली भी उतना ज्यादा साउंड नहीं है। अगर हम रशिया को यहां से निकाल दें और यूएसए को यहां से निकाल दें तब भी इन्होंने ऑयल का प्राइस को बहुत ज्यादा कम किया हुआ है। लेकिन अगर इन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इन कंट्रीज ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा नहीं होती है और इन्होंने अपने लॉस को बियर कर रहे हैं और यहां पे ऑयल के प्राइस को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। डेफिनेटली ऑयल प्राइस बढ़ाना एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बैलेंस की जिसमें कंज्यूमर के ऊपर भी बर्डन ना पड़े और जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी बर्डन ना पड़े। तो जरूरी है कि हम पूरी सब्सिडीज के ऊपर में जो पूरे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। यानी 2000 अगर हम 10 में बात करें तो यहां पे सारी कंट्रीज ने मिलके फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म लाने की बात की थी कि हर कंट्री एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि हमारा पॉल्यूशन एक लिमिट में रहे। G20 कंट्री जिसमें इंडिया भी आता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की अगर इसमें बात करें जिसमें इंडिया नहीं आता है, लेकिन चाइना, यूएसए जैसी इसके अंदर में कंट्रीज हैं। आज के बात अगर करें हम G20 के अंदर में 19 प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस में यूरोपियन यूनियन जैसी यहां पे कंट्रीज है। अगर हम अफ्रीकन यूनियन की यहां पे बात करते हैं तो लगभग यहां पे 55 कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन की बात कर, यूरोपियन यूनियन की सॉरी, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 27 कंट्रीज हैं और अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो 55 कंट्रीज हैं। यानी 55 कंट्रीज, यहाँ पे 27 कंट्रीज स्पेशली ब्रेक्जिट के बाद में और यहाँ पे 19 कंट्रीज। अगर हम अप्रोक्सीमेटली लगाए तो 100 के करीब जो कंट्रीज हैं G20 की, और एपेक के अंदर में जितनी 21 कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज ने, लगभग 121 कंट्री ने अप्रोक्सीमेटली ये प्लेज लिया था कि हम अपनी सब्सिडी को कम करने की यानी कोशिश करेंगे। इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ और इस रिफॉर्म को बोला जा रहा है फ्रेंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन द 2010 ग्लोबल मीटिंग। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो क्लीन एनर्जी रेजोल्यूशन है, हम जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर सब्सिडी है वो हमने कट कर दी है 85% तक। यानी 2013 से लेकर 23 तक हम 85% तक सब्सिडी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कट कर दी है, या फिर ये हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज को, जाकि हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है, जो पंचामृत का टारगेट है 2070 तक, उसको हम अचीव कर पाए। दूसरी अगर हम बात करें तो फिस्कल सब्सिडीज जो है ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर में, वो भी हमारी जो है एक तरीके से कम हुई है। पहले हम $25 बिलियन तक की फिस्कल सब्सिडीज प्रोवाइड कर देते थे ऑयल एंड गैस के अंदर में, आज के टाइम पे सिर्फ
$3.5 बिलियन फिस्कल सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि हमने बहुत ज्यादा अच्छे स्टेप लिए हैं, इंडिया ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हर कंट्री को ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हम जो ग्रीन, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन, यानी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने वाले हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि ये हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। ये हाइड्रोजन जनरली बनाया जाता है H2O, यानी पानी को बीच में ऐसे तोड़ के, यानी H2O में से H और O को सेपरेट किया जाएगा। इसको सेपरेट करने के लिए लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा पानी को, तब ये हमारा ये सेपरेट होगा। लेकिन बात है कि ये जो 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस की गई है? अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है कोल से, तो उसको हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी 1100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्सेज से आई है तभी हम इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। यानी जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर आई, वो एक तरीके से प्रमोट कर रही है और एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए मिशन लाया गया। वहीं पे जो हमारा पीएम कुसुम योजना है, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही लो कॉस्ट पे और सब्सिडाइज कॉस्ट पे सोलर एनर्जी के पैनल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और एक्सेस अमाउंट में आप यहाँ पे ग्रिड को भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं अंडर द ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो वहां पे भी ये प्रमोट किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर में जो लो इनकम घर है इंडिया के अंदर में लगभग 1 करोड़ ऐसे घर डिसाइड किए गए हैं जिनको बहुत ही कम रेट पे सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्सिडाइज पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो भी ये प्रोड्यूस करेंगे वो अमाउंट वो पावर ग्रिड को देके वो बेच के यानी पैसा भी कमा सकते हैं। पीएम कुसुम में मेनली फार्मर्स के ऊपर में फोकस किया जा रहा है, और यहां पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लगभग सेम स्कीम है, लेकिन यहां पे हर उस पर्सन को यहां पे कवर किया जा रहा है, उस फैमिली को कवर किया जा रहा है जिसकी इनकम कम है, पॉवर्टी लाइन के पास में है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी वोल्टेक, जो हमारे फोटो वोल्टेक मॉड्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर भी पीएलआई स्कीम यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड दिया जाता है ताकि वो अपने जो गैप है उसको खत्म कर सकें, और वायबल गैप को वो खत्म करके अपनी जो स्पेशली ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं और जो ग्रीन सेक्टर्स हैं उसको प्रमोट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, यानी हम इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक एनवायरमेंटली एक तरीके से इको फ्रेंडली होगी और बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो इंडिया की तरफ से बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो इंडिया काफी कुछ इसमें कर रहा है। फ्यूल सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल टच नियरली एवरी इकोनॉमिक सेक्टर, हर जगह दिया जा रहा है। राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, एलिवेट प्राइस फॉर काउंटलेस गुड्स एंड सर्विसेज। आप जानते होंगे कि जो प्रोडक्शन है वो उसका जो टोटल जो आउटपुट होता है, गुड का जो प्राइस होता है, वो सिर्फ 1-2 चीजों पे डिपेंड नहीं करता, वो पूरी चेन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो वैल्यू है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी है। यानी आप तक मटेरियल पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लगा है वो भी उसके आउटपुट कॉस्ट में आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ओवरऑल काउंट है, वो जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। एंड अनलेस केयरफुल डिजाइन, सब्सिडी रिडक्शन कैन बी रिग्रेसिव, forcing low income resident to spend a large percentage of their income on energy। यानी ये एक तरह का रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव इनकम, रिग्रेसिव टैक्स के बारे में आपने सुना होगा। यानी मान लीजिए कि आप अगर बाहर एक टोमेटो लेने जाते हैं 1 kg टोमेटो, तो अंबानी भी उसी को 20 रुपीज पर केजी में खरीद रहा है और एक गरीब आदमी भी उसको 20 रुपीज पर केजी में खरीद रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन।
इस टैक्सेशन के अंदर में जो गरीब आदमी है उसके ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और जो रिच पर्सन है उसके ऊपर बहुत ही लो यानी एक तरीके से अमाउंट में वो चीजें को खरीद सकता है। तो इस चीज को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। इंग्रेसिव उसको करना चाहिए, रिग्रेसिव उसको नहीं करना चाहिए। रिड्यूसिंग सब्सिडीज कैन बी डीपली अनपॉपुलर एंड मे इवन कॉज पब्लिक अनरेस्ट, यानी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 2021-22 की स्पाइक्स में यानी जो प्राइस में हाइक हुआ था, सब्सिडीज जो है यहां पे बढ़ी थी एक तरीके से, इज इलस्ट्रेटिव आफ्टर रशियाज इन्वेजन यूक्रेन, एनर्जी प्राइसेस सर्ज थ्रूआउट यूरोप, government were quick to provide aid for the citizens resulting in the largest fossil fuel subsidies ever। डेफिनेटली जब कोई कंट्री वॉर में होती है, यूक्रेन जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्री, उनकी इकोनॉमी थोड़ा कम हो जाती है, उनको कई बार ये सब्सिडीज को और ज्यादा कम भी करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज तक ये फ्यूल चले और इंडस्ट्रीज बूस्ट अप हो पाए और फिर से इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से दोबारा से सर्कुलर मोशन में आ पाए। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट्स को ताकि वो सब्सिडीज के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी एक तरीके से बचा सके। Of course, economists note that increasing the price of fossil fuel can lower demand, reducing emission that are driving climate change and harming the environment and human health। डेफिनेटली इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर उनके अकॉर्डिंगली माने तो अगर फ्यूजिल फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। डेफिनेटली एक गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बट उससे क्लाइमेट चेंज और जो हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ वो हमारा कम हो जाएगा। तो हमें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में अब ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर पॉल्यूशन से आप बीमार हो जाते हैं, आपके लंग्स या कोई भी बॉडी का पार्ट खराब हो जाता है, तो आपको उस केस में ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो पैसा आपको यानी अपनी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम है तो हमारा जो मेडिकल का जो खर्चा है, मेडिसिन का जो खर्चा है, हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है वो हमें कम करना पड़ेगा। सीन इन दैट लाइट प्राइस स्पाइक्स प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म, यानी बढ़ाना, प्राइस को बढ़ाना एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन आईएमएफ वहां पे क्या बोलता है देखते हैं। व्हेन प्राइसेस रिसीड आफ्टर अ सर्ज इट प्रोवाइड एन opportune टाइम टू लॉक इन द pricing of the carbon and local air pollution emission without necessarily raising energy price above recently experiment level। यानी अगर किसी तरीके से प्राइस अगर कम भी हो रहे हैं तो तब भी हमें कार्बन जो प्राइसिंग है और ये जो चीजें हैं उसके बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस कम होते ही सब लोग ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यूज करने लग जाए। तो कैपिंग होनी चाहिए, यानी प्राइस को भी कम कर दिया जाए, सब्सिडी भी प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन ज्यादा लोग जो पॉल्यूशन ना एमिट करे, इस तरह के स्टेप्स भी हमें उठाने चाहिए। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इस टाइप के टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं यूपीएससी के अंदर में, स्पेशली जब से 2011 से जब हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के साथ होने लगे हैं, तब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। एक बार तो लगभग हमारे 27 के आसपास क्वेश्चन आए थे एनवायरनमेंट से। तो इस तरह के टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।